नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एनवायरनमेंट फॉर आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर पार्ट 7। इस सीरीज में पार्ट 1 to 6 मैं पहले बना चुकी हूँ, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये सभी क्वेश्चंस पहले तेलंगाना स्टेट में पूछे जा चुके हैं और आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी इस तरह से क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी संभावना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, द स्टोक्स लॉ ऑफ सेटलिंग इज एप्लीकेबल फॉर। स्टोक्स लॉ ऑफ सेटलिंग एप्लीकेबल होता है किसके लिए? ए, फ्लॉक्यूलर सस्पेंशन, टू डिस्क्रीट पार्टिकल्स, थ्री जोन सेटलिंग या फोर कंप्रेशन सेटलिंग। तो फ्लॉक्यूलर सस्पेंशन होता है जिसमें फ्लॉक्स होते हैं। डिस्क्रीट पार्टिकल मतलब सेपरेट सेपरेट इंडिविजुअल पार्टिकल्स अलग अलग। जोन सेटलिंग मतलब जिस जोन में सेटलिंग हो रही, सेटलिंग जोन में। या कंप्रेशन सेटलिंग, कंप्रेशन सेटलिंग वो होता है जहां पार्टिकल्स का जो क्वांटिटी होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि एक पार्टिकल दूसरे के ऊपर लदे होते हैं और वो एक पार्टिकल दूसरे को कंप्रेस करे। सो इन कंप्रेशन सेटलिंग the amount of and the density of particles is very high, so one particle is always touching the other particle and compressing the other particle. तो Stokes law of settling is applicable for which correct answer is discrete particles. जब एक एक पार्टिकल इंडिविजुअल अलग अलग होता है, आपस में टच नहीं कर रहा होता है फ्लूइड में, तब स्टोक्स लॉ ऑफ सेटलिंग एप्लीकेबल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई वीडियोस के लिए और इन्वायरमेंटल साइंस के हर एक वीडियो के लिए, इन्वायरमेंटल साइंस के हर एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 2, द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज डिजाइंड फॉर 1, एनुअल एवरेज वाटर डिमांड, जो ईयरली एवरेज वाटर डिमांड होती है उसके हिसाब से डिजाइन करते हैं। 2, पीक डेली डिमांड, जो डेली में जो पीक डिमांड होती है, मैक्सिमम डिमांड जिस वक्त होती है उसके लिए। पीक आवरली डिमांड या पीक वीकली डिमांड। द करेक्ट आंसर इज पीक आवरली डिमांड, कि एक दिन में जिस घंटे में सबसे ज्यादा पानी की खपत होती है वो कब होती है और वो कितनी होती है, उस हिसाब से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजाइन करते हैं। सो पीक आवरली डिमांड इज द करेक्ट आंसर। Question 3. The ultimate BOD5 of wastewater having BOD5 of 200 milligram per liter and rate constant of 0.23 per day is 192 milligram per liter, 292 milligram per liter, 392 milligram per liter या 92 milligram per liter। देखिए ये आसान सा सवाल है। BOD5 इज 68% ऑफ द अल्टीमेट BOD। जो मैक्सिमम BOD होता है उसका 68% होता है BOD5, अब अबाउट 68%। तो उस हिसाब से बहुत ही आसानी से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। BOD5 इज ऑलमोस्ट 68% ऑफ अल्टीमेट BOD, दैट इज 68 by 100 ऑफ अल्टीमेट BOD इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर लीटर, विच इज द BOD5 की जो वैल्यू है। देयरफॉर अल्टीमेट BOD इज इक्वल टू 200 into 100 by 68, that is 294। So approximate value आई 294। तो 294 यहाँ पे कहाँ है? 292 है, तो आंसर होगा 292। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने निकाली है सिंपल तरीके से। दूसरा एक फॉर्मूला भी है, द अल्टीमेट BOD इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज ऑल ऑफ द इनऑर्गेनिक मटेरियल आफ्टर इन्फिनिट टाइम। तो इन्फिनिट टाइम अल्टीमेट BOD मतलब जो पूरा BOD होगा 0 to 10 तक, जितने माइक्रोब्स, जितने ऑर्गेनिक मैटर है उन सबको डिकम्पोज करने में जितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा वो होगा अल्टीमेट BOD। और उसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, अल्टीमेट BOD इज इक्वल टू BOD-T, मतलब T यहाँ पे 5 होगा, डिवाइड बाई 1 माइनस E टू द पावर KT। तो ये फॉर्मूला है। BOD5 आपको दिया हुआ है, K 0.23, रेट कांस्टेंट आपको दिया गया है और T 5 दिया गया है, तो उस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है निकालने का। क्वेश्चन नंबर 4, द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर। अब एटमॉस्फेयर में दो मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सिंपल सवाल है, कई बार स्टूडेंट छोटी छोटी गलतियां करते हैं सिंपल सवाल में, तो ध्यान से। Question 5, the primary pollutant formed due to the incomplete combustion of carbon in fuel is। Incomplete combustion of carbon always leads to carbon monoxide. When the complete combustion of carbon happens, it leads to carbon dioxide. जब आधा कंबशन होगा, इनकम्प्लीट होगा, अधूरा होगा, तो कार्बन मोनोक्साइड बनेगा। जब पूरा कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्वेश्चन 6, द पोल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिल्वरिंग ऑफ लोअर सर्फेस ऑफ लीफ इज। जो लोअर सर्फेस ऑफ लीफ है वो सिल्वर हो जाता है, वो उसका टिश्यू डेड हो जाता है, वो क्यों होता है, किस पोल्यूटेंट होता है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 3 पैन पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट या 4 ओजोन। द करेक्ट आंसर इज 3 पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पर बाकी सब पोल्यूटेंट से क्या होता है ये भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो NO2 से होता है नेक्रोटिक स्पॉट्स ऑन लीव्स, और SO2 से होता है येलोइंग ऑफ लीव्स, पीला पड़ जाते हैं पत्ते। और NO2 से नेक्रोटिक स्पॉट्स मतलब डेड स्पॉट्स होते हैं पत्ते पे। इस तरह से ये NO2 पोल्यूशन से होता है, डेड स्पॉट्स हो गए ना पत्तों पे। और पैन से क्या होता है, ये सिल्वरिंग ऑफ लीव्स होता है, जो यहाँ यहाँ पे जो है ये लीव्स का जो क्लोरोफिल है बिल्कुल गायब हो जाएगा और सिल्वर हो जाएगा।
और ओजोन से क्या होता है, इस तरह से डेड स्पॉट्स, लीफ डेड हो जाती है। तो ये आपको दिखाया मैंने अलग अलग पोल्यूटेंट से क्या इफेक्ट होता है। Question 7. The plume shape during neutral or slightly stable atmospheric conditions is fanning, coning, looping या lofting. The correct answer is 2, coning. अब बाकी सारे प्लूम से क्या होता है, तो जो लूपिंग प्लूम होता है वो हाईली अनस्टेबल कंडीशन में होता है और रैपिड मिक्सिंग ऑफ पोल्यूटेंट्स होता है, तो लूप बनता है। कोनिंग प्लूम मैंने बताया न्यूट्रल टू स्लाइटली स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में होता है। लॉफ्टिंग प्लूम जब होता है, जब प्लूम का शेप ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि नीचे जो होता है वो इन्वर्जन कंडीशन होता है और स्टैक हाइट के जो ऊपर है वो स्ट्रॉन्ग लैप्स रेट होता है, इसकी वजह से प्लूम पोल्यूटेंट ऊपर जाते हैं, तो वो लॉफ्टिंग प्लूम होता है। और जो फैनिंग प्लूम होता है वो एक्सट्रीम इन्वर्जन कंडीशंस में होता है। जो फैनिंग प्लूम होता है वो एक्सट्रीम इन्वर्जन कंडीशन में होता है कि प्लूम जो है ज्यादा ज्यादा वर्टिकल मिक्सिंग नहीं हो पाती है। और फैनिंग, कोनिंग, लूपिंग और लॉफ्टिंग का मैंने आपको बता दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8. इन अर्बन एयर पोल्यूशन द मोस्ट पॉइजनस गैसेस, अर्बन एयर पोल्यूशन में कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दीज आर ऑल पॉइजनस गैसेस, बट द मोस्ट पॉइजनस इज कार्बन मोनोक्साइड। ठीक है। Question 9. The United Nations Conference on Environment held at Stockholm in the year 1952, 1962, 1972 या 1982. So the United Nations Conference on Environment या फिर the United Nations Conference on Human Environment, it's the same thing. और ये जो है सबसे पुरानी, सबसे पहली कॉन्फ्रेंस थी एनवायरमेंट पे, और वो हुई थी 1972 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10. इंडियन नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मतलब नैक्स, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, for 8-hour average carbon monoxide pertaining to sensitive area is 5 milligram per meter cube, 2 milligram per meter cube, 1 milligram per meter cube या 10 milligram per meter cube. The correct answer is 3, 1 milligram per meter cube. Carbon monoxide is the most toxic of all air pollutants, क्योंकि carbon monoxide reacts with the hemoglobin of your blood to form carboxy hemoglobin and it reduces the blood carrying capacity of hemoglobin, क्योंकि कार्बन मोनोक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बहुत फास्ट ब्लड में घुल जाता है और ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को नष्ट कर देता है और तुरंत डेथ हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप रूम में बंद हैं और आग जल रही है अंदर किसी भी तरह की, और वो आग जलते जलते पूरे रूम की जो ऑक्सीजन है उसको खत्म कर देती है, पूरे रूम में कार्बन मोनोक्साइड भर जाता है और सुबह दरवाजा खोलते हैं तो अंदर जो आदमी होता है वो डेड पड़ा मिलता है। ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं। अक्सर लकड़ी के चूल्हे जल रहे होते हैं, अंदर अंगीठी जल रही होती है, बरौसी जल रही होती है, बोरसी जल रही होती है, और सुबह लाश मिलती है। तो सैड है, पर ये कार्बन मोनोक्साइड पोल्यूशन की वजह से होता है। इसलिए कभी भी अगर आप किसी बंद कमरे में हैं और वहां आग जल रही है तो खिड़की दरवाजे सारे एकदम बंद करके और दरवाजों में कागज कागज ठूस के जो करते हैं लोग, वो कभी ना करें। सुबह आप उठेंगे नहीं फिर जिंदा। कार्बन मोनोक्साइड पोल्यूशन बहुत धीरे एक्ट करता है लेकिन बहुत बुरा एक्ट करता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो, कंसर्न हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स एज गुरु दक्षिणा। और कोई फीस नहीं भरनी, चैनल बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।